बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 में हमने स्किल 12 13 देख चुके हैं। स्किल 12 में हमने बात की कि फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में किस तरह की हो सकती हैं। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं और रेपिटिशन स्ट्रक्चर्स हैं। हम चैप्टर 3 में सिर्फ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। स्किल नंबर 13 में हमने बात की कि रिलेशनल ऑपरेटर्स या बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो कि इवैल्यूएट होके एक बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स जनरेट करते हैं। तो इस तरह से रिलेशनल एक्सप्रेशंस बूलियन एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। इसके अलावा जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो जिन एक्सप्रेशंस में इन्वॉल्व होंगे वो कहलाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन, और वो भी इवैल्यूएट होके ट्रू या फॉल्स वैल्यू जनरेट करेगा। अब हम चलते हैं स्किल 14 की जानिब। इसमें हम पढ़ेंगे सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूजिंग इफ स्टेटमेंट। तो इफ का वर्ड का फॉन्ट चेंज आप देख सकते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है कि आपके प्रोग्राम के कुछ हिस्से में कुछ स्टेटमेंट्स उनके साथ इफ की स्टेटमेंट जुड़ी हुई है, और वो जो स्वीट या वो जो हिस्सा वो जो इफ के अंडर आएगा उसे इफ का स्वीट बोलेंगे। वो जो इफ का स्वीट होगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर इफ के सामने मौजूद कंडीशन ट्रू होगी तो। हम डायरेक्ट चलते हैं इसके ऊपर। ये जनरल पैटर्न आ गया कि इफ के सामने कंडीशन होगी और उसके बाद ये कॉलन लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जो इफ का सुईट होगा, चाहे वो उसमें एक स्टेटमेंट हो या 10 स्टेटमेंट्स हो या 10,000 हो, वो सारी की सारी थोड़ी सी आगे खिसका दी जाएंगी। ये जो गैप लाइन में शुरू में दिया जाएगा, इसे हम बोलते हैं इंडेंटेशन। और जब ये सुईट खत्म होना है तो जो अगली स्टेटमेंट्स आएँगी, स्टेटमेंट्स आफ्टर द उससे बाहर आके, इफ स्टेटमेंट से बाहर आके, उनका जो इंडेंटेशन है वो हम इस वाले जो अंदर की स्टेटमेंट्स हैं ये वाली, इससे कम कर देंगे और काफ़ी सारा कम कर देंगे। इफ जितना कर देंगे या इफ से भी पीछे ले जाएँगे उसको, तो अगर जगह है पीछे मौजूद तो। तो ये इंडेंटेशन का इस्तेमाल पाइथन में बहुत ज़्यादा है। यहाँ स्क्रीन रोक के आपको ये पढ़ लेना चाहिए। चलें जी, अब हम एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एंड कंप्यूट्स द टोटल चार्जेस। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन द चार्जेस इज़ ऑफर्ड इफ द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल बिल एक्सीड्स 50,000। द रेट ऑफ ईच आइटम इज़ 2,000। 2,000 के रेट वाली बहुत सारी चीज़ें बेची गई हैं। अगर बिल जो बना है वो 50,000 से ऊपर आ जाए, तो उन्हें 20% डिस्काउंट दे दें। कैसे, ये हम देख लेते हैं जी। रेट आ गया जी, हमने बनाया वेरिएबल रेट नाम का, उसे वैल्यू दे दी 2000। उसके बाद हमने ये इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की है, और चूँकि हमें इंटीजर में आंसर चाहिए, तो उसके बाहर हमने इंट फंक्शन अप्लाई कर दिया। इसकी डिटेल हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं। तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि स्क्रीन पे जुमला लिखा नज़र आएगा एग्जीक्यूशन टाइम पे, एंटर द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड्स। और यूज़र जब कीबोर्ड से कोई क्वांटिटी एंटर करके एंटर प्रेस करेगा, तो वो जो वैल्यू एंटर करेगा, वो एज़ ए स्ट्रिंग आएगी। ये उसे इंट फंक्शन से इंट में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा जो है 20, तो ये 20 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक इंटीजर में, और वो वैल्यू n की वैल्यू 20 हो जाएगी। उसके बाद चार्जेस नेक्स्ट लाइन में एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन वाली, इसमें रेट वाले वेरिएबल की वैल्यू और n वाले वेरिएबल की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, जो आंसर आएगा वह चार्जेस को असाइन हो जाएगा। अब इस केस में डेफिनेटली अगर अगर ये n 20 है और ये जो ये 2000 है, तो इस केस में आंसर 40,000 आ जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे इफ चार्जेस की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, तो जो भी इसका आंसर ट्रू या फॉल्स ही आएगा, कॉलन। तो करना क्या है, चार्जेस को अपडेट कर देना है। चार्जेस की पुरानी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0.8, यानी उसका 80% आ गया, यानी उसमें से 20% कम कर दिया। तो ये सिंपल तरीका है एक मैथमेटिक्स का, कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% माइनस करना है, तो इसका मतलब है जो बाकी बचेगा वो 0.8 होगा। तो आप ऐसा करें, जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें, जो चीज़ आएगी वो वही 80% ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी होगा। वो असाइन कर दें चार्जेस को, उसके बाद हमने ये प्रिंटिंग करवा ली। तो ये हमने एग्जीक्यूट किया, एक बार एग्जीक्यूट किया तो अगर मैं 20 लिखा है तो आंसर 40,000 आ गया। अगर हमने लिखा है 34, तो इस केस में
जो अमाउंट बनेगी वो चूँकि अगर हम 34 को हम मल्टीप्लाई करें 2000 से, तो ये आ जाएगा 70,000। तो आंसर 70,000 नहीं आया, बल्कि 70,000 में सॉरी 70,000 नहीं 68,000 आएगा। तो लेकिन आंसर फिर भी जो है 68,000 नहीं आया, क्यों? तो उसकी वजह ये है कि जब ये यहाँ पे कंट्रोल आया था, इफ चार्जेज़, तो चार्जेज़ की वैल्यू थी 68,000। अगर वो ज़्यादा है 50,000 से, तो हमने करना क्या है, सिर्फ़ चार्जेज़ का 80% लेना है। तो जब हमने 68,000 का 80% निकाला, यानी 68,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आया वो हमने चार्जेज़ को दे दिया, उस नाम के वेरिएबल को, और उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। यहाँ जो ख़ास बातें नोट करने की वो ये थी कि इफ के सामने कंडीशन होगी और उसके बाद कॉलन आएगा, और बाकी जो नेक्स्ट लाइन में पोर्शन शुरू हो जाएगा वो इफ का सुईट है। उसमें एक लाइन भी हो सकती है, उसमें एक लाइन से ज़्यादा लाइन्स भी हो सकती हैं। लेकिन इफ के अंडर जितनी लाइन्स भी आएँगी, जितनी स्टेटमेंट्स भी आएँगी, वो सारी एक ही बराबरी के लेवल पे इंडेंट की होंगी। 10 होंगी, तो वो 10 की 10 इतने ही बराबर फासले पे वर्टिकल अगर हम फासला नोट करें, तो सारों में इंडेंटेशन बराबर होगी। अभी चूँकि छोटा-सा प्रोग्राम है, तो इसमें इफ के अंडर जो सुईट है, तो इफ के सुईट में देयर इज़ ओनली वन स्टेटमेंट। इसे हम ब्लॉक भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सुईट का वर्ड ज़्यादा मुनासिब है। All the statements in the block also called suite of the if structure, बल्कि हमें इसे suite कहना चाहिए। आगे लिख दें may be called as, may also be called as। कुछ आथर बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो कुछ से स्वीट ही कहेंगे। उनके ब्लॉक से मुराद है कि वो एक और तरह की वो स्ट्रक्चर लेते हैं। लेकिन हम चूँकि सी प्लस प्लस स्टाइल में चल रहे हैं, तो वहाँ इसको हम ब्लॉक भी कह सकते हैं। ऑफ द इफ स्ट्रक्चर दैट आर एग्जीक्यूटेड इन द केस द कंडीशन इन फ्रंट ऑफ इफ इज़ ट्रू, यानी इफ के सामने वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तो स्वीट में मौजूद तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। इंडेंटेड मोर दैन द इंडेंटेशन ऑफ द कीवर्ड इफ, otherwise a syntax error is occurred। indentation error, expected and indented block। ठीक है जी, अब ये सिस्टम उसे ब्लॉक का नाम दे रहा है। यानी मकसद क्या है कि नीडेड टू बी इंडेंटेड, यानी जितना इंडेंटेशन, जितना इफ से पहले फासला अगर छोड़ा है, तो अभी तो यहाँ चूंकि हमने छोड़ा ही नहीं है, तो वो छोटा प्रोग्राम था। बड़े प्रोग्राम्स में इफ खुद भी कहीं नीचे इस किसी के स्वीट के अंदर आ सकता है, तो इफ के पहले फासला छूटा हुआ होगा। तो जो इस वाले इफ के अंडर जो स्वीट आएगा, उसका फासला जो इंडेंटेशन है, वो इफ वाली इंडेंटेशन से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगी कुछ इस तरह की लिखी हुई कि जो एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक है वो सही नहीं है। needed to be indented equally at the same level with each other, otherwise a syntax error is occurred। indentation error, unindent does not match any other indentation level। अगर सारी के सारी स्टेटमेंट यूं पूरा पढ़े यहां से, इफ ऑल द स्टेटमेंट्स इन द suite of the if structures, all the statements in the suite of the if structure are needed to be indented equally at the same level with each other, otherwise a syntax error is occurred। यानी उसमें जितनी भी स्टेटमेंट, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर 10 स्टेटमेंट्स हैं इफ के अंदर, इस स्वीट के अंदर, तो उन 10 के 10 का फासला जो शुरू में इंडेंटेशन है वो बराबर होनी चाहिए, वो हम बदल नहीं सकते, अदरवाइज एरर आ जाएगी। तो ये हमारा सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल खत्म हुआ। बहुत सिंपल है। इफ के सामने कंडीशन है, कॉलन लगा के नेक्स्ट लाइन में जो काम करना है कर दें। ज्यादा लाइनों भी आ सकता है, वो जो कुछ भी होगा वो इफ का सुईट कहलाएगा। सुईट के स्टार्ट होने की और खत्म होने की निशानी ये है कि वो सारी स्टेटमेंट्स बराबर फासले पर इंडेंट की गई होंगी और इफ से थोड़ा सा आगे खिसकाई हुई होंगी। अब वो एक स्पेस खिसका दें, चार स्पेस खिसका दें, जो आपको सूट करता है वो उस तरह से अपने अपने सिस्टम के ऊपर लिखते हुए उस तरह से रख लें। एक टैब प्रेस कर दें, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चॉइस है आपकी। सी प्लस प्लस या दीगर लैंग्वेजेस में निशानी और तरह की होती है। मिसाल के तौर पे सी प्लस प्लस में जो निशानी है वो ये है कि कोई स्वीट अगर ज़्यादा स्टेटमेंट्स का है, तो उसके स्टार्ट या आखिर में हम ब्रेसेस लगा देते हैं। तो ब्रेसेस का आगाज़ और इख्तिताम बताता है कि स्वीट जो इफ के अंडर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जो किसी लूप के अंडर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा।
लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में इंडेंटेशन के ज़रिए से बताते हैं कि सुईट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब आप नोट करें कि लाइन नंबर 6 वाली स्टेटमेंट के बाद लाइन 7 वैसे ब्लैंक है, तो इसका तो रोल ही कोई नहीं है। लेकिन जब लाइन नंबर 8 पर आए, तो इंडेंटेशन ख़त्म कर दी गई है। प्रिंट से पहले फासला वो वाला नहीं है जो चार्जेस से पहले था। चार्जेस से पहले वाली इंडेंटेशन लाइन 6 वाली और लाइन 8 वाली डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो 8वीं स्टेटमेंट है, ये इफ के अंडर नहीं है। इफ के अंडर जो सुईट मौजूद है, उसमें सिर्फ़ यही एक स्टेटमेंट है। ये बारीकी वाला पॉइंट समझने का है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।